प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। हुकूमत का दावा यह है कि उन्होंने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते पर डाल दिया है। वो जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, वो जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता बहुत ही बुरी मुआशी हालत में है, उससे पाकिस्तान को निकाल लिया गया है। महंगाई नीचे आ गई है, महंगाई की शरह कम हो गई है और इसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा हो गया है और पाकिस्तान इस्तेहकाम के रास्ते पर है। ये हुकूमत का दावा है, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं मानती। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा इसको पहले सियासी जमातों के साथ और फिर माहिरीन मुआशियात के साथ जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई शहबाज हुकूमत के ये दावे दुरुस्त हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, खुशामदीद। सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा, बहुत शुक्रिया। और सहर कामरान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब, आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, क्या कारकर्दगी है हुकूमत की 1 साल की? आप जैसे आप प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए ये वो चीज है जो हमने 1 साल में अचीव की है। जी, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि आपके जो लेबरर्स हैं या दूसरे इंटरनेशनल अदारे हैं, फाइनेंशियल अदारे हैं, IMF है या दूसरे जो भी हैं, उनका आप जो ट्रस्ट डेफिसिट था क्या वो कम हुआ कि नहीं हुआ। तो नंबर 1 आपने जो प्रायोरिटाइज आप करते हैं तो आप देखते हैं कि बाकी जितने भी इदारे हैं और जितने ममालिक हैं, जस्ट लाइक रिसेंटली अपना हमारे हुए हैं, अपना और मायदे हुए हैं 2 अरब डॉलर्स के इस 2 कंट्रीज के साथ, अपना ताशकंद और उसके अलावा आज़रबाईजान के साथ। इससे पहले भी जो है IMF से दोबारा बात चल रही है, पहले भी की है। तो कम से कम इतना जरूर हुआ है कि हमारे जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है और इसमें आई विल गो गिव द क्रेडिट डेफिनेटली टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड SICP के सारे मिलके, क्योंकि मुल्क तो एक है ना, भारत की फौज तो है नहीं, या वो तो हम है नहीं कि 9 मई वाला काम कर देंगे, हम सारे फौजियों पे हमले कर देंगे, हम पे मारना शुरू कर देंगे, नॉट एट ऑल। तो एटलीस्ट ये हुआ है कि एक जो जॉइंट एफर्ट्स थी उस पे एक कामयाबी हुई है और मैं समझता हूँ कि जो अफरात-ए-ज़र है वो आप देखिए सिंगल डिजिट में जरूर आ गया है। और यही एक इशारे होते हैं, मतलब ये नहीं होता कि पल भर में तो नहीं आंख झपकने से तो कोई चीज तब्दील नहीं होती, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि ना तो हमने कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है बुखारी साहब, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज माय सीनियर, लेकिन नहीं हो कि मतलब कोई एक सिंगल बता दें जब इनकी गवर्नमेंट थी बनने की, तो क्या कोई एक सिंगर वो किधर गए, वो दरख्त किधर गई, वो नौकरियां, वनडे, वो कुक्कड़, वो कट्टे, वो पता नहीं क्या कुछ देना था, तो सारे का सारा एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब चूंकि हम एक जो इन्होंने बहुत सारी बातें की, इन्होंने लेटर्स लिखी IMF, उस वक्त भी जो शौकत तरीन थे, जो हमारा, मैं पंजाब में था डिप्टी अपोजिशन लीडर, आपको पता मोहसिन लगारी थे, और इधर तैमूर झगड़ा जिनको इन्होंने बाने PTI कहने के बावजूद वजीर नहीं बनाया, वजीर आला साहब ने, शायद वो भी पता नहीं कितने दिन है कितने दिन नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुआवजा तोड़ दें। जब दोबारा मुआवजा हुआ तो उस वक्त डॉलर की कीमत आपको पता कहां से कहां जा चुकी थी। फिर ये जाते जाते जो पेट्रोल के इन्होंने हशर किया, जो व्हाट्सएवर, उसको इतना इस लेवल पे सस्ता कर दिया ताकि आगे को हम भुगते। लेकिन एटलीस्ट असदुल्ला खान साहब, हमने उस वो जो दिवालियापन होने का जो धब्बा लगना था और श्रीलंका बनने का जो धब्बा लगना था उससे भी बचाया, और एक राह जो है सही जो सिमत है सफर बराए मुआशरती तब्दीली। लेकिन संधू साहब, उसमें ये तो आप माने ना कि पेट्रोल चलिए 160 से ये पे 150 पे 10 रुपए कम करके चले गए, लेकिन फिर जब आप आए तो फिर उसको वो 300 पर भी तो आप लेकर गए ना। और इसी तरह से आपका जो रुपी है वो 150 से आप 300 पर लेकर गए, आप 270 पर आकर ठहर गया है, और आप कहते हैं कि ये बड़ा इस्तेहकाम आ गया। लेकिन ये भी तो देखे ना कि आप 150 से 160 से उठाकर 270 पे लेकर 78 पे लेकर गए ना सर। जी असदुल्ला खान साहब, आपकी इंतहाई एहतराम के साथ आप देखिए कि जब ये थे तो उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, और जब PDM की गवर्नमेंट आई, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम आल्सो, तो उस वक्त डॉलर्स की कीमत क्या हुई थी। फिर एक दूसरी बात जो सबसे बड़ा था, जो मैंने एक लफ्ज पहले वो बोला कि ट्रस्ट डेफिसिट, वो हो गया था मुल्कों के दरमियान कि इनको कर्जा ना दिया जाए। और आपको पता है कि कितनी मिन्नतें तरले करके तो ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट को सबको जाके कह के एक ट्रस्ट दिया उनको। अभी रिसेंटली जरदारी साहब गए हुए थे चाइना, वहां से वो बहुत ज्यादा मुआहदे करके आए हैं और बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस लेके आए हैं। तो ये फिर इस तरह से कलेक्टिव एफर्ट्स हैं उसके वाले से। लेकिन ये उसमें वजूहत ये हैं कि जिस किस्म की लेवल जा चुका था वहां पे कि 25 रुपए का नान था, 20 रुपए की रोटी थी, और लोग मतलब बेचारे उनको कोई हाल नहीं था, तो इस हवाले से कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान में ना। तो अगर आपका तो यू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपके दोस्त ममालिक भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। अब अली बुखारी साहब, आप इमरान खान साहब कोई खत लिखें या कोई मजमून लिखें किसी मैगजीन में,
उसमें वो एक ही चीज़ कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहुत अबतर है। तो हुकूमत के पास तो दिखाने के लिए एक ही चीज़ है कि भी हमने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया है, इस्तेहकाम के रास्ते पर डाल दिया है। आपका मुकदमा किस बुनियाद पर है? बहुत शुक्रिया असद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। देखें, ये आदाद शुमार कहने से तो नहीं होते ना, ये तो प्रैक्टिकली आपने देखने। और आपने बड़ी अच्छी बात की, पेट्रोल के बाद डॉलर के बाद गंदम के बाद बिजली के बाद गैस से आगे चलूँ तो मैं इंटरनेट की फैसिलिटी और जो फ्रीलांसर्स आप पे काम कर रहे थे उन तक आ जाऊँ मैं, वहाँ से मैं आगे चलूँ चावल, वहाँ से मैं आगे चलूँ पत्ती, चीनी, इन सब चीज़ों के रेट्स आपने देखने हैं। और उसके बाद देखना है कि आपकी पर्सन इनकम और अर्निंग क्या हो रही। आपके जो लोग मुलाजमीन हैं, जो लोग सरकारी मुलाजम हैं, उनकी तनख्वाह क्या इंक्रीज़ हुई है, उसके मुकाबले में महंगाई कहाँ गई है। आपके जो पेंशनर्स हैं उनके ऊपर क्या बर्डन है। एमएनएस की तो तनख्वाह बड़ी है ना, पीटीआई के एमएनएस की भी बड़ी है। अगर आप करेंगे तो यहाँ पे भी इल्जाम लगा देंगे कि आप प्रो पीटीआई हो गए। तो मैं कह रहा हूँ पीटीआई के लोगों की भी बड़ी है तनख्वाह। मैं उसके ऊपर उसके आगे जाऊंगा, और उसके आगे अगर मैं जाऊं तो आप देखें मोर देन 400 या 500% पंजाब असेंबली में जो प्रोविंशियल मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज, देन उसके बाद नेशनल असेंबली की सैलरीज। यार इस तरह मुल्क नहीं चलते ना, जब वन साइड आप मांग रहे हैं और 3-4 सालों से आपका और कोई स्लोगन नहीं है। क्योंकि मैं 3-4 साल इसलिए कहता हूँ ना असद भाई के 2022 अप्रैल के बाद तो यही बैठे हुए ना ऑफ एंड ऑन, यही शक्लें हैं, यही पीडीएम की गवर्नमेंट थी, यही केयर टेकर सेटअप था, यही अभी बैठे हुए हैं इसके अंदर। मुझे एक मुल्क बता दें जिसने इनकी मदद की हो। एमओयू साइन करने को आप कहते हैं कि हम पैसे लेकर आ गए, या एमओयू स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आप कहते हैं कि हम पैसे लेकर आ गए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको अगर पैसे कहीं से मिले हैं तो सिर्फ आईएमएफ ने दिए। आईएमएफ के अलावा आपको कौन से दोस्त मुल्क ने पैसे दिए, जरा एक का नाम तो मुझे बता दें। चाइना कोई आपने नहीं दिए भाई, रीशेड्यूल भी नहीं किया उन्होंने, चेक कर लें। रीशेड्यूलिंग हुई अब मेरे रोल ओवर हुए हैं कुछ कर्जे, ठीक है ना जी। आप रीशेड्यूलिंग है समथिंग एल्स, आप लेकर के आए। आप कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए? 0। यूएई से कितनी लेकर आए? सऊदीया से कितनी लेके आए? ईरान से कितनी लेके आए? टर्की से कितनी लेके आए? रशिया से कितनी लेके आए? अमेरिका से कितनी लेके आए? अल्टीमेटली आपके पास एक ही सोर्स बचा जिसको कहते हैं आईएमएफ। और आईएमएफ के पैसे आज भी उनका एक डेलीगेशन यहाँ बैठा हुआ है सब भाई, आपको भी पता और हमें भी पता। 3 तारीख को भी मीटिंग हुई कल इनकी। सो इशू ये है कि अगर आपको पैसा सिर्फ आईएमएफ से मिला है तो यार इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपके तो तमगे सजे हुए हैं ना आईएमएफ से। वो किस तरह, मैं आपके रिकॉर्ड देख के बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, आप जरूर इसको कंफर्म कीजिएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी जो पैकेज आएगा इसमें 25वां पैकेज होगा आईएमएफ का थ्रू आउट द हिस्ट्री 77 ईयर्स में। उसमें से 16 पहले और अभी 17वीं दफा अगर करूं तो ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उठाया हुआ है ये कर्जा आईएमएफ से 17 दफा। बाकी जो 7 दफा या 8 दफा बची उसमें डिक्टेटर्स भी शामिल है, उसमें बाकी पार्टियां भी शामिल है, उसमें हम भी शामिल। सो मीनिंग बाय आईएमएफ से आपको ज्यादा लव है, अफेक्शन है, आई नो इट। और आईएमएफ से आपने पाकिस्तान को हमेशा कर्ज के दलदल में डाला। सो द इशू ये है कि मुझे ये बता दें कि कितनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ पहुंची है, आपके जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, आप दालें एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, आप ऑयल जो यूज करते हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मिल्स, आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर खड़ी हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन कबल असद भाई एक बड़ी हमारा इंडस्ट्री ग्रुप था, सितारा ग्रुप, बंद हो गया। लॉरेंसपुर पहले जा चुका है, आपकी फैक्ट्रीज बंद है, आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहां पर खड़ी है जो उसके ऊपर आप बोल सही है। चलिए फैसलाबाद से है ना सिंधु साहब, तो फैसलाबाद से इनसे पूछते हैं कि वहां पर जाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी क्या मसाइल हैं। लेकिन सैर कामरान साहबा, क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस से 1 साल में बतौर इत्तेहादी मुतमईन है? आई वॉन्ट टू बी कैंडिड प्लीज। देखिए बात यह है कि ये कहना कि सब अच्छा है ये तो नहीं है। हाँ, एक बात के ऊपर मैं इत्तेफाक करूँगी कि वो जो एक प्रेशर था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, उस प्रेशर से हम बाहर निकल आए हैं। ठीक है, अब वो वाला सिलसिला नहीं है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है, वो डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, लेकिन सब अच्छा भी नहीं है। क्योंकि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो तो मैं समझती हूँ कि डिक्लाइन पे है। अभी फिगर्स आ गए आपके सामने कि फरवरी में आपका ट्रेड डेफिसिट भी है, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्लाइन पर हैं। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है,
क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ। तो हमने पिछले साल से बहुत क्राइसिस फेस किया है। सबसे पहले वो जो गंदम इंपोर्ट हो गई, तो जो डोमेस्टिक जो आपका फार्मर था, जो ग्रोअर था, वो अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर सका। उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ में आया ये पॉलिसी कौन सा रस्तू बनाता है कि आपने डोमेस्टिक जो कॉटन की प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक कॉटन पे 18% आपने सेल्स टैक्स लगा दिया, जबकि इंपोर्ट पे कोई नहीं है। तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? यानी इंपोर्ट्स पे जब आप इंपोर्ट की बात करते हैं, फिर आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है, फिर आप ये कहें कि जी हमारे ज़खायर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से अब बहुत जो है आपके मैं समझती हूँ कि तशवीश है ग्रोअर्स के अंदर कि अब आपकी नई गंदम आने वाली है, क्या आप कॉस्ट रिकवर कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। हुकूमत जो है जो फर्टिलाइज़र की प्राइस है उसको रेगुलेट करने में नाकाम रही है। अब ये है कि कुछ हाँ, हम लोग जो एक ये कहें कि सिफारती तन्हाई में थे, उससे हम बाहर निकल आए हैं, बाहर निकल आए इसलिए कि अब आप कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि उसको क्या बड़ी-बड़ी कामयाबियां सिफारती से? नहीं मैं बता रही ना, हम कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसलेट करें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपको जो है MOUs हैं, 10,000 MOUs पाकिस्तान के पास हैं, और MOUs पे हम जश्न कब तक मनाएंगे? बात आपको मालूम है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये 50 साल की कम तरीन सतह पर रही है इस साल, 50 साल की। इसलिए कि जब आपकी लोकल प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, आपकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी, आपको वीज़े नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो ये एक यानी हम ये तो देख रहे हैं कि आपके ताल्लुकात जो है ऐसे हैं कि लोग मगर आप मिल रहे हैं। बुनियाद पे कह सकते हैं आपको UAE वीजा नहीं दे रहा और आप कह रहे हैं कि आप सिफारती तनाई से निकल रहे हैं। देखें, इस लिहाज से मैं कहूँगी कि एक जो है हम इसमें नाकाम हैं कि हम कोई प्रोजेक्ट कॉन्क्रीट किसी को दे नहीं पा रहे, हम होमवर्क किए बगैर जा रहे हैं। ये नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम देखिए, हमारे पास हम बुलंद और दावे ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्क्रीट होमवर्क है वो इनकम्प्लीट है। हम होमवर्क किए बगैर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि देखें, जब तक आप जो है अपना ये भी है कि इंटरनल आपकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, आपकी जो एक तसलसल है पॉलिसीज़ का वो भी बहुत ज़रूरी है, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल देखें, हमारी अफवाज पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल जंग लड़ रही है, और इसमें मैं कहूँगी कि हमें पूछना पड़ेगा तहरीक इंसाफ से कि जब एक जंग हमने जीत ली थी, APS पे जो हमला हुआ था, उसके बाद हमने अपने मुल्क को पाक कर दिया था दहशत गर्दों से, तो इन्होंने लाके वापस क्यों बसाया? क्यों आज हमारे जो है जवान रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, रोज़ाना जो है ये हम दोबारा टेररिज्म को फेस कर रहे हैं? तो बात यही, जो पॉलिसीज़ के अंदर जो है तसलसल नहीं रहता, और हम ये कोशिश ये करते हैं कि हर शख्स आए और वो अपनी तरफ से एक कलेक्टिव विजडम के बजाय अपनी कैसी सोच अप्लाई करे जिसका नुकसान मुल्क को। चलिए, इसका जवाब तो अली बुखारी साहब देंगे, लेकिन संधू साहब, ये अली बुखारी साहब को तो छोड़िए, चलें जो उन्होंने बातें की हैं, लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी कोई मुतमईन नहीं है आपकी इस परफॉर्मेंस से। लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि मुसलसल डिक्लाइन पे है, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स वो बता रही हैं कि मुसलसल वो प्रॉब्लम में है एग्रीकल्चर पाकिस्तान का, और फिर नेगेटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ तो नेगेटिव में रही है, और हम जो पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ है उसका टारगेट जो रखा गया था वो भी पूरा नहीं कर सके। फिर जो FBR का टैक्स कलेक्शन का हदफ था उसमें भी 606 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो इन पहलुओं को आप क्यों नहीं देखते? देखिए असदुल्ला खान साहब, मैं अपनी बहन सहर कामरान साहब की दो बातों जो उन्होंने पहले की हैं कि हम सफारती तन्हाई से बाहर निकले हैं, और दूसरा जो तसलसल है पॉलिसीज का वो जारी रहना चाहिए। मैं दीज आर वेरी वेरी क्या कहना चाहिए वाइटल थिंग्स। आप देखें किस तरह से हम G20 में जा रहे थे 2017-2018 में, और उस वक्त आप G20 में भी जा रहे थे, और उसके अलावा आपको IMF में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक खुशहाली का रास्ता रोका गया, जिस रास्ते को आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट आती है, असल में बदकिस्मती से हुआ ये है कि अली भाई की बुखारी साहब की पार्टी ने समझ ये लिया कि शायद एक पार्टी ने 5 साल पूरे करने होते हैं, जबकि आर्टिकल 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, उससे कॉन्ट्रेरी है। एक पार्टी ने नहीं पूरी कर दी तो पार्लियामेंट 5 साल पूरे होने थे, चाहे कोई भी पार्टी करे। आप इंडिया में देखे, सॉरी बरतानिया में 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, लेकिन 5 साल जो है पूरे किए हैं। ये एक अच्छा तसलसल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन जब आप उसको रास्ते में रोडेट कराएंगे और साजिशें करेंगे और अपना आप लेके आएंगे प्रोजेक्ट इमरान खान, तो उसका जो फिर हशर होगा फिर ऐसे ही होगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे एक ऐसी बहुत बड़ी अनकरीब विद इन अ वीक, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि एक जो इनकी मीटिंग हुई थी अपना चक्री के करीब एक है फार्म हाउस, वहां पे जिसमें ये जो परपिटेटर्स थे और जिसमें और भी बहुत बड़े बड़े लोग इनके शामिल थे,
वहां से अब गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी अदालत में एक दो दिन में या एक हफ्ते में, और फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये हुआ क्या और किस तरीके से हमने अपने अपने मुल्क को और इस तरीके से हम पीछे लेके गए हैं। दूसरी बात जो सहर साहबा ने फरमाई है, मेरी बहन है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें इट विल टेक टाइम डेफिनेट। ज़ाहिर है जब विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे तो जब मामला को इतना बगाड़ दिया जाए, उसको इस लेवल पे ले दिया जाए कि आप लोगों से अपील करें, IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज करें कि इनको लोन ना दे, तो आखिर लोग वो भी तो पागल नहीं है ना, वो तो हमसे 100 साल आगे हैं। एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा है और उस इत्तेहाद ने ईद के बाद तहरीक का आगाज करना है। तो अली बुखारी साहब, पहली बात तो ये है कि ये इत्तेहाद अभी तक बन क्यों नहीं पा रहा, और मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ से क्या रुकावट है और उनकी रुकावट को दूर क्यों नहीं किया जा रहा, और ये अगर इत्तेहाद बन जाता है तो ये करेगा क्या? देखिए असदुल्ला भाई, बात यह है कि इत्तेहाद तो बिल्कुल ही ऑन द वे है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। मौलाना साहब अभी मदीना शरीफ में, वो वापस आ जाएंगे, उनके जो पीछे लीडरशिप है उनके साथ भी राब्ते में हैं सारे के सारे। और अदरवाइज भी आपने देखा होगा कि कुछ दिन कबल अभी शायद फरकान अब्बासी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उसके अंदर आप देखें उसमें GDA भी मौजूद थी, फहमीदा मिर्जा साहब भी मौजूद थी, HX ज़ई साहब भी मौजूद थे, उसके अंदर राजा नासिर साहब भी थे, हामिद रजा साहब भी थे, हम भी थे, और बाकी लोग भी मौजूद थे उसके अंदर। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आफ्टर ईद जो है आपको मौलाना का है ना, देखें सबको साथ सबको साथ लेके चलना पड़ता है। यही एक पॉलिटिकल विजडम है। जब भी आप एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं तो उसके अंदर सबको सुनना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि देखें हमारी पार्टीज अलग अलग है, हमारे स्लोगन अलग है, हमारे मैनिफेस्टो अलग है, हमारे लीडरशिप अलग है, हमारे आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन एक चीज़ पे सारे के सारे मुत्तफिक हैं इंक्लूडिंग मौलाना साहब कि यह हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। और एक ही सिंगल एजेंडे के ऊपर ये जो है हमारी नेगोशिएशन हो रही है और कामयाब हो रही है कि दोबारा इंशाल्लाह। ये अब देख के सबने तय करना है कि जी इनका पहले क्या करना है, पहले ये तो फैसला करेंगे ना कि फॉर्म 47 वाले हैं, ट्रिब्यूनल्स कोई नहीं है, अभी तक इलेक्शंस नहीं आने हैं, कब आने हैं, सारी की सारी जो भी चीज़ होगी वो तय होगी। लेकिन वो इंशाल्लाह आपको इसके बाद एक बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी इस हवाले से। और दूसरी चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँ, मेरे भाई ने अभी एक बात का भी मेरा रेलिवेंट जवाब नहीं आया, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सिंधु साहब, बात यह है कि आप बताएं ना जी फैसलाबाद में आप रहने वाले हैं कि हमारी फैसलाबाद में इंडस्ट्री वापस आ गई है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की रेट्स वहाँ पहुँच गए हैं, इंडस्ट्री चल रही है। आंसर इज़ नो। अगर आपने खाली सिक्योरिटी की बात भी की तो मैं आपको बताता चलूँ, ज़रा आदाद व शुमार का सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन होगा, सदमे ज़रूर करिएगा कि 2007 से 2018 तक हमारी गवर्नमेंट तक सबसे ज़्यादा ड्रोन हमले हुए टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, हमारे गवर्नमेंट में एक भी नहीं हुआ। सो द थिंग इज़ कि हम तो पहले दिन से ये हमारा स्लोगन है कि दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और आज इंटरनेशनली देख लिया आपने कि अमेरिका ने भी यूक्रेन को कहा कि भाई लोगों की लड़ाई हम नहीं लड़ते, हम अपनी लड़ते हैं। सो हमारा तो स्लोगन ही है, इमरान खान साहब तो डेफो से ये कह रहे हैं। और बात यह है कि हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा मुल्क है, क्योंकि हमारा जीना मरना यहाँ पर है। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है हमारे लिए लोग चाहते दे रहे हैं, बच्चे भाई हमारे चाहते दे रहे हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। ये तो आपने एक इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि आपने पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं। देखें उनकी वजह से हम लोग सारे के सारे सेटिस्फाई लाइफ गुजार रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी उनके पास है सारी की सारी। सो द थिंग इज़ के आपको पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए MOUs के ऊपर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने अभी बात की, मैं उसी को कहता हूँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है दैट इज समथिंग एल्स, लीगल टर्मिनोलॉजी में इसको क्या कहा जाता है। आप भी हंस रहे हैं, मुझे भी पता है और सिद्धू साहब को भी पता है। इशू ये है कि आप लेकर क्या आए हैं, आपने मुल्क को रन किस साइड पे किया, उसकी वजह मैं बता दूं। तो MOU से ही होती है। नहीं, अब मैं तो बाद में आती है। एक इजाजत से, इंतहाई काबिल एहतराम भाई हैं मेरे सिंधु साहब, आप तो 40 साल के तजर्बाकार हैं, आपके पास तो 40 साल की टीम है, आपके तो 40 साल के हुकूमत के तजर्बे हैं, अपोजिशन के तजर्बे हैं, बिजनेस के तजर्बे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आपका अफलातून है, एक अरस्तू है, और सारे के सारे आपके पास तो तजर्बाकार दर तजर्बाकार लोग थे। आपका फेलियर क्यों हुआ? हम तो चले 3.5 साल रहे, आप तो ऑफ एंड ऑन 40 साल पे रहे। आपके साथ इत्तेहादी जो हैं वो भी बड़े मैच्योर लोग हैं, पुराने पॉलिटिक्स में हैं, 70 साल से पार्टी उनकी भी ऑफ एंड ऑन आ रही है। तो आप लोग भी तो तस्लीम करें कि आपके पास आपके पार्ट में बहुत बड़ा फेलियर है, आप मुल्क को आगे लेके नहीं जा सके, आप डॉलर्स को नहीं रोक सके। सो आपकी पॉलिसी ऐसी है ही नहीं। इकबाल साहब बता रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जी बार बार सिलसिला रुक जाता है, पाकिस्तान तरक्की करने लगता है, तो जब चाहा निजाम बदल दिया, ये सिलसिला रोकना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं। साहब एक चीज के जवाब ले लें उनसे, उन्हें यह बता दें, आपने अभी, बल्कि मेरे भाई ने अभी उड़ान प्रोग्राम कहा, वो उड़ान प्रोग्राम किधर उड़ गया, जरा वो तो बता दें, उसकी तो तफसील बता दें। राइट से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सैर कामरान साहबा, ये जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद बन रहा है, अगरचे डिफरेंसेस हैं पार्टीज के दरमियान, लेकिन एक नुक्ते पर सब मुत्तफिक हैं कि इस इलेक्शन पे जो नताइज बरामद हुए हैं 2024 में, उस पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता और री इलेक्शन होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं, शायद खकान अब्बासी भी कह रहे हैं, बाकी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि इलेक्शन तो नए कराने पड़ेंगे। आप समझते हैं कि होने चाहिए? देखिए, पहले तो मैं कहूँगी ये खुशायद है कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने इस बात की ज़रूरत को महसूस कर लिया कि मिल के बैठना पड़ता है और बातचीत भी करनी पड़ती है। बाकी ये कि इलेक्शन अगर दोबारा हो जाएंगे तो कौन सी गारंटी है कि इलेक्शन को तस्लीम कर लेंगे। मैं आपको सही होंगे तो फिर तो तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं, देखें, हमें 2018 में इलेक्शन पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, 2013 में भी थे, लेकिन हमारा रास्ता जमहूरियत था। हमने पार्लियामान का रास्ता इख्तियार किया, पार्लियामान में आके बैठे। 2018 के इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके बावजूद भी इस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और हमारे वर्कर्स ने कुर्बानी दी है, जानों के नजराने दिए हैं। तो उसकी कदर को समझते हुए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को समझते हुए हमने पार्लियामेंट का रास्ता अपनाया। हम हुकूमत की हर बात से मुत्तफिक नहीं हैं, हमारे बहुत सारी बातों पे इख्तलाफात हैं, हमें बहुत सारी बातों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बात यह है कि ये कहाँ लिखा है कि अगर आप वज़ीर आज़म नहीं हैं या आपके पास इक़्तिदार नहीं है तो आप पार्लियामान को, आप जमहूरियत को, आप पूरे उस अमल की नफ़ी कर देंगे। 35 पंक्चर, फिर बोला वो सियासी बयान था, फिर 2014 का धरना। अब देखें, इन सब की आप बात करेंगे मईशत की कि मईशत को क्या हुआ। भाई, मईशत को वही हुआ जो आपने किया। आप जो जाके जो है वो 100 बसों के ऊपर इश्तिहार चलाते हैं अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है तो अल्लाह ही जानता होगा। इसी तरीके से मुसलसल कभी आप खत लिखते हैं। आजकल तो वैसे पीटीआई फंडिंग की कमी का शिकार है और उसके नतीजे में पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मुलाजमी जो है उनकी तनख्वाहें भी रोकना पड़ी हैं। इस हद तक देखें असद, यहाँ पे तनख्वाहें रोकना पड़ी होंगी, बाहर का सोशल मीडिया, बाहर की कंपेनिंग, बाहर की लॉबिंग, लॉबिज्म, उनमें कोई रुकावट नहीं आई। वो जो कर रहे हैं ना इनको सपोर्ट, वो इनको भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, वो आर्टिकल भी लिखते हैं, छपवा भी देते हैं, उनको सब पता भी होता है कि क्या लिखना है। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह उसी तसलसल से जारी हैं। बाकी इत्तेहाद बनते हैं, काश के दूसरों के नज़रिए का, उनकी सोच का एहतराम करना सीख जाएं तो मैं समझती हूँ फिर थोड़ा बहुत सियासत के अंदर मैच्योर भी हो जाएंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे। अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए आपके? नहीं, देखें, बात यह है कि अगर पाकिस्तान क्या इस वक्त मुतमहल हो सकता है और क्या उसके नताइज बेहतर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस बात पे यकीन रखती है कि जमहूरियत का तसलसल जो है वो जारी है। आप मुझे ये बताएं, पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, लेकिन हम हुकूमत में भी आ गए। नहीं, असल 2013 में जब हमें कैंपेन नहीं करने दिया गया था, ठीक है, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, क्या पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे? बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। हम पार्लियामेंट में बैठे 2018 के इलेक्शन में, जो कुछ हमारे साथ हुआ आरटीएस सिस्टम के जरिए, आप ही देखें, लड़काना का रिजल्ट जो 2 घंटे में आता है 48 घंटे तक नहीं आ रहा था। लियारी की सीट जो हमारा गढ़ है, वहां से जो है हमारे चेयरमैन नहीं, हमारा ही एक वर्कर जो है वो जो टूट गया। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ हासिल किया है इन इलेक्शंस में, इससे ज्यादा तो आप पंजाब में हासिल कर भी नहीं सकते थे। पॉलिटिकल पोजीशन आपकी ऐसी नहीं थी, बल्कि आपको तो चलें कुछ हद तक फेवर मिली है, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत बना दी गई। नहीं, असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत मजबूत थी। अभी मैंने बहुत मजबूत थी। एक देखिए, आहिस्ता आहिस्ता किस हल्के की मुझे नंबर बताइएगा जरा, हल्के का देखिए जहां पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत थी और हार गई है। मैं आपको 2008 में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अच्छा था। नहीं, मैं 24 की बात कर रहा हूं। मैं 24 में तो आपको बता रही हूं कि 2013 में पीपल्स पार्टी को एक जो है वो बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजिकली पीपल्स पार्टी को पंजाब से बिलावल साहब जहां से इलेक्शन लड़े हैं लाहौर में, उसमें गवर्नर पंजाब आपकी शैला रजा साहबा और लोग खुद मानते हैं कि बिलावल साहब नहीं जीते हैं। देखिए, मैं आपको पीएमएलएन भी नहीं जीती, पीएमएलएन भी नहीं जीती। ठीक है, ये मैं उस हल्के में खुद थी, 1 to 7 में 1.5 महीना थी। ठीक है, मैंने जिस घर का दरवाजा खटखटाया वो कहते थी जमीन हमें जो है पीपल्स पार्टी ने दी, हमें जो है इसका मालिकाना हकूक पीपल्स पार्टी ने दिए, हमें गैस पीपल्स पार्टी ने दी। अच्छा, दावा आपका ये दावा कैसे दुरुस्त हो सकता है कि पंजाब में हम बहुत मजबूत हैं, हमें हरा दिया गया? मैं आपको हल्का बताइए। देखिए, पीपल्स पार्टी बनी पंजाब में, मैं अब की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, एक सोची सब वो लोग जो पीपल्स पार्टी के नजरिए से, पीपल्स पार्टी की सोच से इख्तलाफ रखते, एक खास आप ये बताएं, वो उनको खड़ा किया गया, उनको जिताया गया। सिक्योरिटी सिचुएशन, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, यही उनकी शहादत हुई। उसके बाद हम लोग बिल्कुल खौफजदा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को कंपेन नहीं करने दिया गया 2013 के अंदर। 2018 के अंदर आरटीएस सिस्टम से पूरा जो है वो चेंज किया गया रिजल्ट्स को। उसके बाद 2024 के अंदर भी इसी तरीके के इलेक्शंस थे। लेकिन ये कि बहरहाल हमने पहले भी, अब भी
तब भी हमने जो है ना सिर्फ पार्लियामेंट का रास्ता जो है वो इख्तियार किया। एक और चीज मैं बोलना चाह रही थी असद, अभी ये बात हो रही थी दहशतगर्दी की और टेररिज्म की, तो देखिए हमने तो आके खत्म किया था। हमें तो मुल्क जब मिला था तो हर सड़क पे दहशतगर्दी होती थी। शहीद मोहतरमा नून वाले कहते हैं उन्होंने खत्म किया था, आप कहते हैं आपने खत्म किया। अगर मैं आपको सवात का ऑपरेशन याद करा दूं कि ना सिर्फ सवात का ऑपरेशन, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगाना और रिहेबिलिटेशन, और जब ये APS की बात हुई हमने ये नहीं सोचा कि हम अपोजिशन में हैं, नहीं, पाकिस्तान बस फर्स्ट, पाकिस्तान को सामने रख के पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट ज़रदारी ने हम सबको कहा था कि ये ज़रूरी है नेशनल एक्शन प्लान, और हम सबको उसके लिए इकट्ठा खड़े होना है और अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पार करना है। जो आपने जब ऑफर की थी PTI को कि आओ वज़ीर-ए-आज़म आप मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो उस वक्त आपकी क्या मुराद थी? आप चाहते थे कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने और हम हुकूमत में शामिल हो जाएं? इमरान खान तो देखिए इसका ये मतलब थोड़ी कि किसी के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, आप जो मर्जी जराइम कर लें, आपको इमरान खान मुराद उनकी पार्टी का कोई आदमी। बात यह है कि अगर किसी जमात ने वोट लिया है और उसके पास नंबर है तो उसका राइट है, ठीक है ना। अब ये वो किसको कैंडिडेट करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक शख्स जिसने जो है वो इतने सारे जो है जराइम कर दिए हो और जो है वो अब कोर्ट में उसके फैसले उसके केस चल रहे हैं। इद्दत का जुर्म है एक तो उन्होंने किया हुआ है, दूसरा उनको जो सजाएं हुई थी वो एक तो, दूसरा एक तोशा खाना वाला था मामला, साइफर था, ये जराइम है ना। अच्छा आप साइफर को अगर नहीं, अलकादर चले, मैं तो उसको 190 मिलियन वाला, बात यह कि आप उसको शायद नहीं समझते हो, लेकिन मैं ही समझती हूँ 190 मिलियन वाला तो आप आया ना जी, मैं तो इलेक्शन से पहले तो उसकी बात कर रहा हूं। मैं साइफर की बात कर रही हूँ। मैं उस सबसे बड़ा जुर्म उस कॉन्स्पिरेसी को समझती हूँ जो पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया जी, आप अदालत ने किया है। देखिए मैं एक तरफ आप कहते हैं अदालतों ने सजाएं दी, उनकी बात जब अदालतें बरी कर दी है आप कहते हैं नहीं जी, मैं अदालतों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे नजदीक ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी जिसका नुकसान बराह रास्त मुल्क को पहुंचे, मेरे नजदीक वो सबसे बड़ा जुर्म है। मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, मैं अदालत के फैसले को चैलेंज कर रही हूँ। आपके समझने से तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होते ना। नहीं जाता हूँ जी, साइफर में हुआ क्या थी, थोड़ा सा तो मैं 1 by 1 चलता हूँ, मैं तो उसमें लीडिंग काउंसिल था ना। जो साइफर की बात बार बार की जा रही है और उसी के ऊपर एम्फसाइज भी किया है मेरी बहन ने, साइफर रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। चलो जो आपके प्रोसिक्यूशन का केस है उसमें साइफर है ही नहीं बीच में, देयर इज नो साइफर इन द रिकॉर्ड, चेक कर लें पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर मैं गलत। शुक्रिया अदा कर दे, शुक्रिया अदा कर दे। नंबर 2 चीज ये है कि केसेस की बात की उन्होंने, कन्विक्शन की बात की, 189 केसेस खान साहब के ऊपर से, 187 में या वो बरी हो चुके हैं या वो बेल आउट है, एक केस रह गया पीछे, दूसरा जिसकी अपील नहीं लग रही। आज भी उन्होंने कहा 9 मई को क्या करेंगे, मैं बताता हूँ, मैं 9 मई पे भी आ रहा हूँ। 9 मई में वो एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा। 9 मई को आपको पता होगा सर, मैं उसमें भी कौन सा हूँ मैं सर, आपको किसने बताया एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा? सर मैं आप अनकरीब देखेंगे बहुत दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज आप दे रहे हैं। मैं उसमें लीडिंग कौंसल हूँ, मेरा वहां पर पिंडी GSP हमले में मैं उसमें लीडिंग कौंसल हूँ। 12 तारीख चली हुई है, 12 तारीख चली हुई है केस के ट्रायल के लिए। 12 तारीख, आज तारीख है 4, 8 दिन तो वैसे डेट कोई नहीं, उससे पहले कोई अगर आपने सजा देनी है तो फिर आपको पता होगा। मुझे नहीं, हमने नहीं सजा देनी। देखिए पाकिस्तान ने ये वक्त भी देखा है, आर्मी को आपने डिसग्रेस किया, सर वो भी क्लियर हो जाएगा ना। बुखारी साहब मुझे बता दें, कमीशन उसके ऊपर जुडिशियल, बुखारी साहब ये बता दें, जो अभी सिंधु साहब और भी PMLN के रहनुमा बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है कि मौलाना फजल रहमान अगर आपके तहत में आ जाएं, क्योंकि उन्हें ये लगता है, शायद वो समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर आएंगे तो फैसले का इख्तियार फिर PTI के हाथ से निकल के किसी और के हाथ में चला जाएगा, फिर वो नहीं होगा जो PTI कर रही है। तो इसको मौलाना फजल रहमान साहब की आपके साथ आने को तो ये बड़ा खुशाइन समझ रहे हैं। देखें, अगर ये इतना अच्छी बात समझ रहे होते हैं ना जी ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को, तो मियाँ साहब तो पिछले 1.5 साल से मैंने आखिरी दफा देखा था कबूतर उड़ाते हुए उनको, उसके बाद मियाँ साहब मुझे नजर नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। और अभी कल मैं देख रहा था, मेरे प्रोग्राम में इनसे क्वेश्चन हुआ तो इनके एक बड़े सीनियर पार्टी लीडर थे, उन्होंने कहा जी कि वो निकल रहे हैं राब्ता मुहिम के लिए, अवामी राब्ता मुहिम। तो अगर इनकी कांपे नहीं टांग रही तो फिर तो ये निकले क्यों हैं? सो द थिंग इज कि ये तो एक रियलिटी है, ये तो एक फैक्ट है कि ये तो पहले हमें ही एक सिंगल पार्टी जिसको हम कहते हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भी मेजोरिटी जो है आपकी असेंबली में है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान की वोट पे। और हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो 50-50 हज़ार वोट से जीत के बाहर बैठे हैं, इसको मिलाएं तो अभी भी 2/3 प्लस जो है वो इमरान खान के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तानी कौम खड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। और जो आपका प्राइम मिनिस्टर जिसको पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं जी सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी जो है उसको होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि PTI के वो सबसे ज़्यादा नंबर्स थे, यार वो तो 17 सीटों पर, उसके ऊपर एक्चुअली तो यही है, इनको भी पता, हमें भी पता, इन्हीं के अपने एक
मंदोखेल साहब ने थे मेरे साथ प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा भाई मुस्तफा कमाल साहब बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, ये तो मेरे से भी आ रहा हुआ, हमारा मुकाबला तो पीटीआई के साथ था। तो बात यह है कि उन्होंने ऑन-एयर कहा था। तो ऐसी चीज़ है कि जिसको आप लेकर चलें तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अब बात यह है कि कौन किसके कंधे के पीछे छुप रहा है, कौन किसके साए के नीचे खड़ा हुआ है, ये भी पता चल जाएगा बहुत जल्द, और किनकी अपनी ओरिजिनल वर्थ क्या है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, कौन है जो लोगों के मैंडेट के मुताबिक बैठा हुआ है, और कौन है जो लोगों का मैंडेट चोरी करके बैठा हुआ है। ये चीज़ें ज़्यादा देर असद भाई छुप नहीं सकती, ये वन डे और अनदर ये इंशाल्लाह जो है सामने आ जाएंगी, और उस टाइम इसी अवाम को जवाब देना होगा। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये जो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 45 से जीत के हमारे मुकाबले में, कभी बुलाएं तो सही नहीं इनको प्रोग्राम्स में, बैठे तो सही, ज़रा फेस तो करें, पता चले कि यार कितने पानी में, को मतलब कोई तरीकाकार भी होता है, आपने उसको लेकर चलना होता है सबको आगे। आपने डेमोक्रेसी, जमहूरियत का लाभ हमेशा जापा जाता है। जमहूरियत होती है जिसको लोग वोट देखें, जो लोगों की मुंतखब करता हुकूमत हो, ना कि 17 सीटों से जीता हुआ बंदा उसको बिठा दें, करा दें। मैं अभी बात कर रहे थे सिंधु साहब, शुरू कर दें केपी के अंदर पहली सीट जो जाएगी वो अमीर मुकाम की चले एक बार माफी मांग लें, 2014 में जो किया था उसके ऊपर 2014 की भी आ जाता हूँ जी, 2018 में माफी मांग लें, 2014 में माफ लें। मैं अब इसको थोड़ा बिल्कुल छोटे टाइम पे करता हूँ। 2013 में भी हमने कहा था ये धांधली, इन्होंने भी कहा था, लेकिन ये अपने स्टांस पे खड़े नहीं हुए, हम खड़े रहे। 4 हल्के खड़े खुले, हमारे कहने पे खुले ना 4 हल्के, चारों हल्कों में प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, 4 हल्के खुले, चारों हल्कों में से आपका स्पीकर गया, दोबारा री इलेक्शन हुआ, आपके मिनिस्टर साहब थे ख्वाजा साहब वो गए, दोबारा री इलेक्शन हुए, और ज्यादा से हम जीत के सर, एक जीता सिर्फ स्पीकर, बाकी तो हम जीते, जिसमें लोधरा की सीट भी आई हमारी वापस आई। अब आ जाता 2018 में टोटल 17 पिटीशन पेंडिंग थी, आज 167 खाली पीटीआई की प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की, इनको छोड़ के, इनकी भी कुछ पड़ी हुई हैं, ठीक है, और इसकी मौलाना साहब की छोड़ के, बाकी छोड़ के सिर्फ 167 पिटीशन खाली प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की पेंडिंग है। और हमारी पिटीशन जो इस्लामाबाद की हद तक थी, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट जिनको जिताया गया, जो चौथे नंबर वाले मेरे अगेंस्ट जिताया गया, उनकी पिटीशन में लिखा हुआ आप देखें ट्रांसफर एप्लीकेशन में कि ये बहुत जल्द फैसला करना चाहते हैं ट्राइब्यूनल साहब। ये ट्राइब्यूनल के फैसले कब होंगे? 180 दिन में होने थे वो। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनली अली बुखारी साहब ठीक फरमा रहे हैं, जो लॉ प्रोवाइड करता है 180 डेज, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों तरफ से क्या एविडेंस आई है क्या नहीं आई, कोजेंट एविडेंस क्या है, क्योंकि इसी तरह से कासिम सूरी जो है वो पौने 4 साल निकाल गया था स्टे पे। और एक मिसाल आपको दे देता हूँ, एक तो लाहौर में जैसे एक आलिया हमजा वाला ट्राइब्यूनल है, राजा सलमान अकरम राजा वाला ट्राइब्यूनल है, उसमें राना जाहिद महमूद साहब हैं, वो पीसीओ जज थे, उनके बारे में फैसला आ गया था, और वो जज भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे। कॉम्पिटेंट जज, बिल्कुल सही है, लेकिन वो फिर उनके बारे में फैसला आ गया था कि वो जज नहीं रहे थे। अच्छा, अब उसमें हाई कोर्ट में इस वक्त दरखास्त की हुई है उन्होंने कि दोनों ने, सलमान राजा साहब ने अलग किया, आलिया हमजा ने अलग की हुई है कि भाई ये ट्राइब्यूनल के जज मुकर्रर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बारे में फैसला आ गया था, उस पर समातें नहीं हो रही। और दूसरा उसमें अपडेट यह है कि रिकॉर्ड मंगवाने की दरखास्त की हुई है इस ट्राइब्यूनल के सामने, और ट्राइब्यूनल ने इस बात पर दलाइल तलब कर रखे हैं कि क्या जो रिकॉर्ड है और जो आरोज हैं उनको बुलवाया जाना चाहिए या नहीं बुलवाया जाना चाहिए, इस पर दलाइल दें वो कहते हैं कि पहले। तो ये स्टेटस है इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में ट्राइब्यूनल्स में। असदुल्ला खान साहब, इसमें बहुत जज्बाती हो गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं उस पर डेफिनेट दोनों वकला जो बुखारी साहब है इनके या व्हाट्सएवर जो भी राजा साहब के, राजा सलमान राजा साहब के, वो दोनों दलाइल देंगे। उसके बाद जस्टिस ने जो भी ट्राइब्यूनल है उसने फैसला लेना है, और अगर उस फैसले में इसमें इनके खिलाफ बात आती है हक में व्हाट्सएवर, तो देन दूसरे फ्री को राइट है कि वो आगे भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब तक कोई कोजेंट एविडेंस नहीं आती किसी भी कहने से, या किसी एजेंसी अपने इधर उधर की एनजीओ की रिपोर्ट्स में कहने पे ये आप अपने केस को प्रमोट नहीं कर सकते, या उसको जो डोजियर है वो IMF वालों को नहीं दे सकते कि ये इसमें ये आ गया वो आ गया, फलां की फलां एनजीओ की ये रिपोर्ट आ गई, फलां की ये आ गई। ये बुखारी साहब बहुत कॉम्पिटेंट है, रियली ही नोज के जो भी होगा फैसला एविडेंस भी होगा, जब एविडेंस रिकॉर्ड होगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, उसके बाद जो भी रिकॉर्ड होगा सर्टिफाइड, उसके बाबत फिर उसमें फैसला होगा। तो फैसला में कमी है लेट, लेकिन फिर खुद ही ये कहते हैं कि आर्टिकल 10 नहीं फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो फेयर ट्रायल में टाइम लग सकता है। बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, अली बुखारी साहब, आपका शुक्रिया, सैर कामरान साहबा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक साल की जो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी है और IMF का वक्त पाकिस्तान में है, इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद होंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया। सर, एक साल की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसकी मुआशी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं?
जी मिक्स्ड है। कुछ चीज़ों के अंदर यकीनन बेहतरी आई है। जो हेडलाइन है जिसमें बेहतरी आई है वो तो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो 27-28% से आप उसको सिंगल डिजिट में ले आए हैं, जिसमें इस गवर्नमेंट का रोल भी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी है और ओवरऑल मेजर रोल IMF का है, जिन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स के ऊपर इसको एक डायरेक्शन में रखा है। तो ये पॉजिटिव है। रिजर्व्स कुछ बढ़ गए हैं, अच्छी चीज़ है। इंटरेस्ट रेट गिरा है, उससे लेंडिंग होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, थोड़ी सी बढ़ी है, बट अभी तक स्टेट जो है मेन बोरोर रह गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अच्छी हुई है। IMF के साथ एतमाद बेहतर हुआ है ताकि आगे की ट्रांचेस के लिए हेल्पफुल हो सके, पहले बहुत कम हो गया था। तो ये यहाँ तक तो हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए यकीनन मुझे बेहतरी दिखाई दे रही है। अब अगर हम आगे बढ़े, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्सपैंड नहीं हुई है, हम कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं दे पाए हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है वो भी इंश्योरेंस, बैंकिंग और पावर सेक्टर में गई है, ऐसे में नहीं गई जहां जॉब क्रिएशन हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ पाए। एक्सपोर्ट्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम है। सो ये सेकंड जो मैक्रो इंडिकेटर्स है जहां मैं मिक्स कह रहा हूं, गवर्नमेंट वहां पर कोई डायरेक्शन या अच्छा स्टेप अभी मेजर नहीं ले पाई है इनिशिएटिव। पॉपुलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो है, स्टॉक मार्केट को ओवरसेल किया गया है। तो अमीर की इकोनॉमी और हुकूमत की जो स्टेबलाइजेशन है उसके अंदर तो मुझे कुछ बेहतरी दिखती है। जहां तक हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, पावर सेक्टर को हम नहीं ठीक कर पाए, प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट फेल्योर रहा। इसके अलावा अगर आप देखिए, हम जो गुर्बत की सतह के नीचे लोग हैं उनको हम हैंड आउट्स तो दे रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं ला पाए। सूबों और फेडरेशन की कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन से इन्वेस्टर अभी तक अपना पैसा रोक कर बैठे हुए हैं। तो ये इसके मस्बत और मनफी दोनों असरात हैं। ओवरऑल मेरे हारून साहब, सबसे पहले आपने जिक्र किया महंगाई की शरह में कमी का। आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन हो पाया है और ग्राउंड पर इसके बहुत ज्यादा असरात क्या आपके ख्याल में दिख रहे हैं? यानी वाकई ग्राउंड पर भी महंगाई कम दिख रही है? जिसके दो पहलू हैं। देखिए, ये कोई एक साल में अभी तो नतीजे आए हैं, ये 4 साल से हम IMF के साथ काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डिमांड कंप्रेशन, जिसमें हम जो मनी सर्कुलेशन को कम करते हैं, क्योंकि महंगाई आती है, इन्फ्लेशन, जब पैसे की फरावानी होती है। तो ये 4 साल का तसलसल है और ये नतीजा आना था और इसमें गवर्नमेंट को क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए कि उनके ड्रास्टिक इसमें कमी आई। उन्होंने जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन थी उसको मनोअन फॉलो किया। एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जो हायर प्राइसेस हैं उनको बहुत देर तक इतने हाई लेवल पे रखना जबकि लोगों की कंजम्पशन पावर कम हो रही हो, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट का प्रेशर आता है। जब लोग खरीद ही नहीं पाते तो प्राइसेस को कहीं तो रुकना पड़ता है। जहां तक आपका ख्याल है कि प्राइसेस कम नहीं हुई हैं, इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि अब आगे से कीमतें मजीद इतनी ज्यादा शार्पली नहीं बढ़ेंगी। जो लोगों की कंजम्पशन पावर इरोड हो चुकी है वो हो चुकी है। जॉबलेसनेस है वो बिल्कुल है। लोगों के ऊपर जो कारोबार बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो प्रेशर तो कम नहीं हो। गुर्बत की सतह के नीचे 40% पॉपुलेशन है। ये चीजें हमें कंसिडर करनी बहुत जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट को कैसे लोगों तक अपॉर्चुनिटी भेजी जाए। जहां तक आपकी प्रिविलेज एलिट्स हैं उनके लिए अच्छा रहा है, स्टॉक मार्केट में उनके पैसे डबल हो गए हैं, सस्ते सूद पे पैसा भी मिल रहा है। हुकूमत के कर्ज पे करने हैं जो उन्होंने, उसकी भी शरह सूद गिर जाएगी। गवर्नमेंट अपना साइज या खर्चे बिल्कुल कम नहीं कर पाई, गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग बढ़ाई है। तो ये मिक्स्ड चीजें हैं। हारून साहब, पिछले 1 साल की कारकर्दगी को IMF आपके ख्याल में कैसे देख रहा होगा? क्या वो मुतमईन होगा पाकिस्तान की कारकर्दगी से? और जो अगली किस्त पाकिस्तान को मिलना है उसमें आपके ख्याल में कोई रुकावट तो नहीं होगी? जी, मुझे कोई मेजर रुकावट नहीं नजर आती, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया, मेरा फीडबैक, मैं इदारों के साथ 20-30 साल काम करता रहा हूं।
ये जो नई इकोनॉमिक टीम है फाइनेंस मिनिस्टर जिसको लीड कर रहे हैं, उसके साथ उनकी कम्युनिकेशन खासी बेहतर हुई है। आपको याद हो पहले तो इतने शक व शुबहात थे, नंबर्स के ऊपर थे, सब कुछ थे, तो इनका ये एक अच्छा काम है। लेकिन IMF का लोन ले लेना हमें बार बार है, ये एक अच्छी बात है कि कर्ज है, लेकिन ये बेल आउट है, इसका मईशत के रिवाइवल से कोई डायरेक्ट इमीडिएट लिंक नहीं है। उसके लिए हमें अपनी पब्लिक पॉलिसीज को ठीक करना पड़ेगा, और जो जैसे इंडस्ट्री है, जैसे हमारी IT है, जो हमारे विनर हो सकते हैं, वहां ना तो मुझे लीडरशिप दिखाई दे रही है, ना कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क दिखाई दे रहा है। देखें ना, अगर शरह सूद कम हुई है तो स्टेट बैंक को इस वक्त टारगेटेड सेक्टर के अंदर लेंडिंग को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब मैं नंबर्स देखता हूं तो क्योंकि पॉलिसी का फुकदान है कि क्या टारगेटेड या प्रायोरिटीज हैं, तो वो काम अभी नहीं हो पाए। सही है। अरुण साहब, ये FBR का जो हदफ था रेवेन्यू कलेक्शन का, उसमें पहले 8 महीने में 606 अरब रुपए की कमी है। आपके ख्याल में FBR की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या फिर ये जो टारगेट रखा गया था यही गैर मंतकी था? दोनों हैं जी। FBR तो वैसे का वैसा है, उसमें मुझे कोई तब्दीली नहीं दिखाई देती। वो विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप रिफॉर्म करते हैं, बट FBR की कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है कि आपने टैक्स बेस बढ़ाना है, या आपने ऐसे तबकों को जिनको बिल्कुल आपने छोड़ा हुआ है उनको लाना है। वो काम तो नहीं हो रहा। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उससे कलेक्शन बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और एक अच्छी चीज़ है, अगर ऑटोमेशन वाकई की जाती है और ह्यूमन टच कम किया जाता है तो उसका हमें यकीनन फायदा होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट की तरफ जाना, या आपको टैक्स को एज फिस्कल पॉलिसी को एज ए मेजर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअर या मार्जिनलाइज यूज करना, ऐसी दूर दूर तक कोई चीज नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी से, ये एक कलेक्शन एजेंसी है जिसका वाहिद मकसद IMF का टारगेट फिल करना है। कैसे करना है, लोगों पे प्रेशर ना आए, इक्विटेबल मैनर में करना है, उस तरफ तवज्जो नहीं है। सर, एक बात जो बार बार कही जाती है और हुकूमत की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने देखिए मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था और अब हम ऐसी सतह पर तो ले आए हैं कि जहां पर डिफ़ॉल्ट की कोई बात नहीं है। क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? क्या वाकई पहले डिफ़ॉल्ट हम कर रहे थे जिससे जहां से उठाया है मुल्क को, मईशत को, और क्या वाकई अब ऐसा कोई ख़तरा नहीं है? एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, मईशत को नहीं उठाया है, आपने जो एक कैश फ्लो की फाइनेंशियल सिचुएशन है एक्सटर्नल पेमेंट्स की, उसको बेहतर किया है, जो मईशत का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको मईशत ठीक करना नहीं कहते। हाँ, डिफॉल्ट हमने ना कभी किया था ना किया है। हाँ, ये जरूर था कि हमारे ऊपर बैरूनी अदायगियों का प्रेशर बहुत ज्यादा था और हम नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अंदर कुछ कुशन है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो हम IPPs के ऊपर भी डिफॉल्ट करते हैं। अगर आप टेक्निकली देखें तो हर साल हम अपना डिपॉजिट भी रोल ओवर करवाते हैं। तो अभी हमारी कोई ऐसी सलाहियत नहीं आई है कि हमारा जो इन्हिसार है बायलैटरल लेंडर्स के ऊपर और बाकी अदायगियों के ऊपर, वो कम नहीं हुआ। वो प्रेशर है, दोबारा आएगा। जब तक एक्सपोर्ट में हर साल 15% इजाफा नहीं होता, हमारे ऊपर ये प्रेशर असद साहब नहीं जाने वाला। सर, एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक पावर सेक्टर के साथ भी है, और मौजूदा जो पावर सेक्टर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर पावर सेक्टर का और पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बल्कि कुछ लोग तो इससे भी सख्त बात करते हैं और कहते हैं कि पावर सेक्टर और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। और आप कह रहे हैं कि इसको ठीक करने के लिए कोई एक कदम भी नहीं पिछले 1 साल में उठाया गया है। आपके ख्याल में कोई प्लान है हुकूमत का? जी देखिए, हमें चाहिए क्या? हमें तो एक एनर्जी ट्रांजिशन प्लान चाहिए कि महंगी एनर्जी से सस्ती की तरफ कैसे जाना है। दूसरा, हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए कि हम ऐसी चीजें बनाएं जिसमें एनर्जी कंजम्पशन नीचे जाए। देखिए ना, टेक्सटाइल मिल की कंजम्पशन बहुत हाई है, IT की कंजम्पशन बहुत लो है। सो वी नीड पॉलिसी। मुझे वहां पॉलिसी वैक्यूम दिखता है। एनर्जी सेक्टर हमारा जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है, लेकिन अभी तक ना हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर सके हैं, ना हम लाइन लॉसेस को कम कर चुके हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हुई है। तो वहां पर हमें गैप्स दिखते हैं।
अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है एक्सपोर्ट्स का, देखिए नए प्रोजेक्ट्स, मैं बहुत आपको प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, अभी फिजा ऐसी नहीं है कि नए प्रोजेक्ट्स लगे, रिस्क प्रीमियम हाई है। लेकिन सवाल गवर्नमेंट को अपने आप से यह करना है कि करंट इंडस्ट्री अपनी एक्सपेंशन करके प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन क्यों नहीं बढ़ा पा रही। वहां एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, वहां लीडरशिप चाहिए, वहां फाइनेंसिंग चाहिए, वहां इकोनॉमिक जोन्स लोकल पे फोकस होने चाहिए, ना कि सिर्फ बाहर पे। वो फिर मामला आगे चलता है। लोग अभी पॉलिसी के वेट में बैठे हैं, उनको पॉलिटिक्स के अंदर इंतशार दिखता है, पोलराइजेशन दिखती है, तो वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। दुबई के अंदर पाकिस्तान की रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर हुई हैं इस साल में, तो हमें इन फैक्टर्स को देखना चाहिए। और हारून साहब, ये उड़ान पाकिस्तान पर क्या आप नजर रखे हुए हैं? ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्लान है हुकूमत का, ये किस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है और इसे कितने तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं? देखिए, ये एक अच्छी विश लिस्ट है कि हमने अगले 20-25 बरस में कहां जाना है। ना तो ये प्रोजेक्ट है, ना ये फंडेड है, ना इसमें अभी डिलीवरी के जो एजेंट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। असल इकोनॉमी तो IMF चला रहा है, असल इकोनॉमी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR और स्टेट बैंक के पास है। असल इकोनॉमी डेलीगेटेड बजट जो है सूबों के पास है। हमें अभी उड़ान पाकिस्तान जैसी एक ड्रीम है, अच्छी बात है कि हमने एक सिमत बनाई है, लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट वो होता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म होता है, टाइम बाउंड टारगेट्स होते हैं, इस इदारे तैयार होते हैं उसको करने के लिए। अभी तो ये एक मुझे नहीं लगता कि अगले 5 बरस में इसका कोई ऐसा कॉन्क्रीट कोई रिजल्ट्स दिखा। हारून साहब, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 50 साल की कम तरीन सतह पर होना, इसकी वजूहात आप क्या देखते हैं? जी, जब आपका लोकल इन्वेस्टर को हम इंसेंटिव नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के पास मजीद डेस्टिनेशंस हैं। फॉरेन इन्वेस्टर 3 चीजें बड़ी क्लियरली देखता है। मेरे से अभी भी ये सवाल करते हैं, मैं खित्ते में काम करता हूं। पहला सवाल, आया हमारा पैसा आपके मुल्क में महफूज है, हमारी जानो माल एसेट्स महफूज हैं। पाकिस्तान उस मैयर के ऊपर बाकी कंपेरेटर से, कैम्बोडिया से, वियतनाम से पूरा नहीं उतरता। दूसरा सवाल, अगर हमने अपना प्रॉफिट बाहर ले जाना हो या कल को इन्वेस्टमेंट बाहर ले जानी हो, तो क्या हमारे पास एग्जिट का मैकेनिज्म है? हमारे पास नहीं है, हमारे पास डॉलर्स पे प्रेशर रहता है। तीसरा सवाल कि अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट होता है तो क्या आपका अदालती सिस्टम या कोई अल्टरनेट सिस्टम है कि रिजॉल्व कर सकें? ये 3 फंडामेंटल चीजें हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, जिस तरह का इन्वेस्टर आ रहा है, वो पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पोजीशंस अभी नहीं लेना चाहते। जब उनको इन 3 चीजों पे एतबार आएगा, वो थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि इस वक्त पैसा अवेलेबल है, डेस्टिनेशंस ढूंढ रहा है, वो आना शुरू हो जाएगा। अगर हम G2G पे लगे रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर को, मार्केट को सामने नहीं लाएंगे, आई एम अफ्रेड फॉरेन इन्वेस्टर गवर्नमेंट में पैसा नहीं डालेगा। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।